लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने एक प्रॉब्लम दिया था न्यूमेरिकल का, और दो प्रॉब्लम था साथ में। फर्स्ट ये था जो सामने दिख रहा, कुछ लोगों ने ट्राई किया, किसी का आंसर आया, बहुत का नहीं भी आया। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज ड्रॉन आउट सो डैट, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम, उसको हमने इस तरह से ड्रॉन किया, उस तरह से खींच दिया कि उसका लेंथ जो है वो इंक्रीजेज बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, अपने ओरिजिनल लेंथ का दुगना हो गया। तो नया रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना। चलो मान लेते पहले उसका कुछ लेंथ L1 था, कॉन्सेप्ट से देख लो। सपोज करो कि लेंथ स्टार्टिंग में L1 था और L1 को L कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे मैं L1 L2 लेकर के बना सकता हूँ, आप L डैश लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैं उसको A कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी लेंथ में होगा चेंज तो एरिया में भी चेंज होगा, रजिस्टिविटी का भी बात होगा। तो फार्मूला लास्ट क्लास में डिस्कशन था। अब देखो नया लेंथ L2 क्या है, इंक्रीजेज बाई ट्वाइस। बाई ट्वाइस का मतलब है अपना प्लस उसका डबल, मतलब अब न्यू लेंथ हो गया 3L। अगर 2 ट्वाइस का बात हम करते हैं ना, 2 ट्वाइस जिसके बाद वाले क्वेश्चन में मैंने किया था 2 ट्वाइस, तो आप 2 ट्वाइस का मतलब है L प्लस L, उसका मतलब सिंपली डबल 2L कर देते हैं। सपोज करो 100 रुपीज़ आपको घर से मिलता है और बोले कि 2 10% मतलब 10 रुपया, और बाई 10% मतलब 110 रुपया। तो बाई का मतलब है अपना और उसमें ऐड कर देना। तो ये L2 हो गया 3L। समझ रहे हैं बात को। अब देखो जब भी आप उसके लेंथ को बढ़ाएंगे ना तो वॉल्यूम में चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम कंजर्व रहता है। तो कॉन्सेप्ट मेरा हो गया कि वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। देखो एरिया और लेंथ के प्रोडक्ट को वॉल्यूम बोलते हैं, आपको मालूम होगा। एरिया और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम होगा। एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, और वो वॉल्यूम होगा। अब देखो यहाँ से एक नया पॉइंट समझो कि जब ऐसा करेंगे तो एरिया में क्या चेंज होगा। अभी देखो A है, ये L1 L है, A2 मालूम नहीं, L2 हमारा 3L है। तो A2 इज इक्वल टू क्या निकल गया, देखो AL बाई 3L, LL कैंसिल हो गया। डैट मीन्स एक बात यहाँ से क्लियर हो गया कि जो नया एरिया A2 है वो तुम्हारा A/3 हो गया, कि जो न्यू एरिया है वो A/3 हो गया। समझ रहे बात को। अगर क्वेश्चन में आता एरिया में क्या चेंज होगा तो बता देते हैं, एरिया में ये चेंज होगा इस तरीके से। समझ गए। A1 को मैंने जो इनिशियल एरिया था उसको A कर लिया, जो इनिशियल लेंथ था उसको L कर दिया, तो नया उसका डबल हो गया 3L, इस तरीके से निकला। अभी देखो हमको मालूम है कि R इज इक्वल टू होता है रो L/A। तो देयरफॉर अगर मैं R1 करूँ तो रो L1/A1, R2 करूँ तो रो L2/A2। अब एक बात मैं बता दूं कि आप उसको लेंथ चेंज करेंगे, एरिया चेंज करेंगे, रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, रो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में R1 शायद 5 ओम दी हुई थी, जो आपको वैल्यू फाइंड करना था, R2 निकालना था। अब अगर आप R1/R2 कर दो तो देखो क्या होगा, रो कट गया, L1/A1 करोगे तो ऊपर में L2 और बाई नीचे में होगा L2। L1A ये हो गया L1L, A1A, और A2 का वैल्यू मेरा निकल गया A/3, और L2 हमारा ऑलरेडी 3L है, R1 5 है, R2 हमको फाइंड करना है। समझ गए बात को। तो 5/R2 इज इक्वल टू A चला गया, LL चला गया, 1/9 हो गया। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि 9 5 जा 45 ओम, जो मैंने आंसर बताया था वो आपका आंसर चला आया। इसको नोट करें। तो सेकेंड वाला जो न्यूमेरिकल था जिसमें 2 ट्वाइस था, उसका 20 ओम आपका आ गया होगा, बना लेंगे, चलाएगा। उसमें 2 ट्वाइस से मतलब L का 2L था, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, और इस बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। देखो वायर है ये, देखो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ 10 ओम रजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू थ्राइस, 3 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना इट्स ओरिजिनल लेंथ। व्हाट विल बी द न्यू रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। रजिस्टेंस निकालोगे 90 ओम आएगा, रजिस्टिविटी का आंसर मैंने नहीं लिखा, रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। जब भी लेंथ को एरिया को करते हैं रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, कुछ चेंज नहीं होगा। सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीजेज इट्स लेंथ बाई 10%, बाई 10%। देखो बाई 10% मतलब आंसर 21 है, बाई 10 मतलब जो L2 करोगे ना वो L प्लस L ऑफ 10%, ऐसे
L प्लस L इंटू 10/100, एलसीएम लेकर के L11 L/100 इस तरह से चलाएगा। फिर कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? मान लो अब रजिस्टेंस 5 था, रजिस्टेंस 6 हो गया, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? 6 - 5/5 इंटू 100। पढ़े हो ना CP कैसे निकालते थे? ठीक है, उस तरह से बेस में वही रखेंगे। मतलब मान लो कि अभी रजिस्टेंस उसका कितना है, स्ट्रेच करके 10%, तो नया रजिस्टेंस क्या होगा? सॉल्व करोगे और बाई में रखोगे वैल्यू जो ओरिजिनल जिसको कंसीडर करो, तो 21% आएगा डेफिनेटली। देख लेना, नहीं आए तो आप भेजना व्हाट्सएप पर या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ए रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर R ओम है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ n²R। ठीक है, ट्राई करना, इसी पर थोड़ा सा टफ लगेगा ये सब, बट ट्राई करो तुम लोग, देखो बनता है कि नहीं बनता। कैलकुलेट द रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए न्यू वायर। सिंपल है, रजिस्टिविटी रो निकालना, L दिया हुआ, इतना डायमीटर है, डायमीटर से क्या करोगे? रेडियस निकालोगे, और रेडियस से एरिया निकालोगे। डायमीटर mm में है, तो रेडियस R = d/2, d/2 करोगे 0.4/2, तो कितना हो गया? 0.2 mm। अब 1 मिलीमीटर में कितना होता है? तो 0.2 × 10⁻³ मीटर, ये तुम्हारा R हो गया। सर R क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको फार्मूला क्या पता, पहले इसको वीडियो पॉज करके एक बना लेना, फिर देखो। R = क्या है? रो = क्या है? रो = RA/L या L/A, जो देख लेना। तो ये क्या हो गया? ये होगा πr²। तो R चाहिए तब ना, πr² है। L दिया हुआ मीटर में, रो R दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर 10, डायमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। ये सारा वैल्यू रख दोगे तो निकल जाएगा। मतलब इस फार्मूला से R = रो इंटू L/A, यहाँ से रो निकालना, R L सब दिया हुआ। A क्या है? πr² है। πr² होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के फॉर्म में होगा एरिया, तो डायमीटर से रेडियस, रेडियस से एरिया। ठीक है, तो ट्राई करना। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ, ट्राई करना। आप इसे जो प्रॉब्लम हो आप इसे एकदम पूछ सकते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड मोबिलिटी इस टॉपिक में आ गया। और बाबू अभी न्यूमेरिकल 2 टॉपिक में मैंने बनवा दिया अच्छा खासा, इसलिए अब लगातार जो मैंने टॉपिक शुरू किया, हो सकता है आज का लेक्चर में ड्रिफ्ट, वेलोसिटी जाए, मोबिलिटी भी नहीं आए, तो काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। लगातार 2 लेक्चर, अब ओनली थ्योरी आने वाला है। और आपको जहां भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, लगे ऐसे तो आएगा नहीं, गारंटी है इस बात का। कुछ आए तो मुझे कॉल करके आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। चलो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। तो आइए, टॉपिक है बट आज हम लोग ड्रिफ्ट, वेलोसिटी का पहले डिस्कशन करते हैं। ड्रिफ्ट, वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन होगा, अगेन ओम्स लॉ का फिर एक बार डेरिवेशन होगा, फिर रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ना। देखो ड्रिफ्ट, वेलोसिटी। अब देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का कंडक्शन होता है कंडक्टर में, ये बात पता है। पहले मेरा लेक्चर सुनो, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का कंडक्शन होता है। अभी डिफिनेशन नहीं बताया, समझ लो पहले। अब सपोज करो कि आपके पास ये कंडक्टर है, आपका ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को अभी मैंने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी अप्लाइड नहीं किया। पहले समझो, इस कंडक्टर में कोई भी प्लस माइनस बैटरी कुछ भी अप्लाइड नहीं हुआ। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करता। कैसे मूव करता है? देखो, इधर से ऐसे जिगजैग पाथ में मूव करता फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर जिगजैग पाथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता। और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कॉलिजन भी करेगा। जिगजैग पाथ मतलब जैसा पाथ, जैसा भी मिले। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करता, बिना कुछ किए। ये नेचर है, इसलिए तो इसमें करंट का कंडक्शन होगा। इंसुलेटर में ऐसा होगा? नहीं होगा सर, एकदम नहीं होगा। तो करंट का कंडक्शन, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है। अब आपको मालूम है इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है? 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इतना हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में। मूव, इस स्पीड को थर्मल स्पीड बोलते हैं। इस स्पीड को थर्मल स्पीड बोलते हैं। आप थर्मल वेलोसिटी भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात समझा रहे हैं अलग से। तो दैट स्पीड इज थर्मल स्पीड, और थर्मल वेलोसिटी, इस स्पीड से, इतना हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करता है, फिर भी वो मेटल से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा मूव करता, जितना इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना बैकवर्ड में आएगा, जितना फॉरवर्ड में आएगा उतना बैकवर्ड में, और इस तरीके से कोलाइड करता है, एक दूसरे से टकराता है।
जो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन या आयन के साथ जो कोलिजन करता है ना, इलेक्ट्रॉन और आयन का जो कोलिजन होता है, बात समझना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आयन के साथ कोलाइड करेगा, वो काफ़ी कम समय में होता है। उस टाइम को हम बोलते हैं 10⁻⁻14 सेकेंड। ये सब नोट करने की बातें, समझने की बातें। सोचो 1 सेकेंड का 14th टाइम 1/14वां भाग, तो इतना कम टाइम में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, और इस कारण इसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो औसत होगा, जो एवरेज होगा, जो थर्मल स्पीड का बात कर रहे हैं जिसके अंदर ही मूव करता है, वो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, जो एवरेज स्पीड है, वो 0 हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर मूव रैंडमली सच दैट द एवरेज थर्मल वेलोसिटी बिकम्स 0, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर इस स्पीड को हम, जो थर्मल स्पीड है, अगर उसको हम u से डिनोट करें तो ऐसा होगा ना कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, अगर n इलेक्ट्रॉन हो तो सबका, और जितना इलेक्ट्रॉन हो डिवाइड करे तो 0 होगा, एवरेज थर्मल स्पीड इसका 0 होगा। आ रहा बात समझ में? ये सब समझने की बात है। अब सर बताइए करंट का कंडक्शन होगा कहाँ, और इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या इस इलेक्ट्रॉन के स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, उसको तो थर्मल स्पीड बोलते हैं। थर्मल एनर्जी होता है, थर्मल स्पीड होता है यहाँ पर। अब देखो क्या होता, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें अप्लाइड करते हैं। क्या करते हैं इस कंडक्टर में, आप इसको वीडियो पॉज करके ये सब पॉइंट को आप रफ पेज में ऐसे लिख सकते हो। अभी डिफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, देखो, ठीक है। देखो अब क्या होता है, इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करता हूँ, यानी कि कंडक्टर इज प्लेस्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब ये कंडक्टर है, अब डिफिनेटली इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने का मतलब है कि प्लस माइनस बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं। 2 लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इधर से आता है। देखो अब ये जैसे करेंगे तो आप बोलेंगे ना करंट का फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही करंट का फ्लो हम कंसीडर करते हैं। हालांकि करंट का फ्लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ये हम लोग लेक्चर 1 में समझे। बट जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाइड किए तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होने लगा। अब ये जो रैंडमली मूव करता था ना, रैंडमली जिसका एवरेज 0 था, वो सारा इलेक्ट्रॉन बोलता अब आपस का झगड़ा छोड़ते हैं, आपस में जो टकराते थे, लड़ते थे, छोड़ते हैं, और प्लस आ रहा, प्लस के तरफ चलते हैं, क्योंकि माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, दौड़ के भागते पॉजिटिव के तरफ। तो क्या करता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, उस सारा इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाता। अरेंज होने का मतलब सारा इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चला आता है। ऐसे देखो, सारा इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाता, मतलब वो सारा इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चला आता, वो सारा इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चला जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट में एक्सेलरेट करने लगता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टेड या एक्सेलरेटेड। पॉजिटिव चार्ज में क्या करता है, एक्सेलरेट करने लगता है। इस कंडक्टर का लेंथ L ले लेते हैं, इस कंडक्टर का लेंथ L है, तो जैसे प्लस जाएगा वो माइनस जो अभी रैंडमली था, जैसे तैसे था, वो एक्सेलरेट करने लगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बोल सकते हो सर ये कन्वेंशनल करंट गया और इलेक्ट्रॉनिक करंट स्टार्ट हुआ, हाँ, और उसका स्पीड जो अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है ना, उसका स्पीड 10⁵ to 10⁶ नहीं है मीटर पर सेकेंड, वो तो थर्मल स्पीड था। फिर कैसे हुआ सर, उसका तो एवरेज 0 हो गया था। आप बता रहे थे सर एवरेज 0 था। सर जब एवरेज 0 था तो फिर वो एक्सेलरेट कैसे करने लगा? अरे एक्सेलरेट करने लगा, प्लस था ना, प्लस के साथ वो माइनस प्लस के अपोजिट डायरेक्शन में आने लगा। एक लाइन में 100 साइकिल लगा दो और एक साइकिल को थोड़ा सा स्पीड दे देते, सब साइकिल गिर गया, मतलब वेलोसिटी ट्रांसफर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और पॉजिटिव के अपोजिट में एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेट करने लगेगा, एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी बोलते हैं, यानी कि डी से डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डिफिनेशन क्या हुआ देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम डिफिनेशन बोले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड जो भी, द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज यानी ये जो मूव कर रहा है ना वो अपना सिंगल नहीं, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना अधिक है, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एक एवरेज फाइंड करते हैं।
क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a conductor get accelerated in the opposite direction of applied electric field, in the opposite direction of applied electric field, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ऐसा एवरेज वेलोसिटी जिससे कंडक्टर के अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन एसलेरेट करेगा, किधर एसलेरेट करेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है उसका अपोजिट डायरेक्शन में एसलेरेट करेगा और उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों इसका एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है, समझ में आ रहा, करते हैं, नोट कीजिए इसे डायग्राम। डायग्राम सेम रहेगा एक्सप्रेशन में। स्टार्ट का मैं कुछ लाइन बोल देता हूँ, लिखने में ज़्यादा ये होगा, उससे समझ लो, लिख लेना। स्टार्ट में ये लिखना है आपको, इन अ कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव randomly with a speed of 10 to the power 5 to 10 to the power 6 meter per second, such that the average thermal velocity becomes zero, that is u एवरेज, u ए भी लिख सकते हो या सिंपल u लिख सकते हो, u इज इक्वल टू u1 प्लस u2। मान लो मैंने u को एवरेज कर लिया कंसीडर, u3 प्लस डॉट un और बाई n, वो एवरेज थर्मल स्पीड क्या हो गया, जीरो। आप u लिखना या a भी दे सकते हैं एवरेज के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने u को एवरेज कंसीडर कर लिया। इसके लिखने के बाद कि लेट द कंडक्टर इज प्लेस्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, let the conductor is placed under the effect of electric field। मतलब अब हम लोग को कंडक्टर को हमने कहाँ रख दिया, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। आ रही बात समझ में, इस तरीके से, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डायग्राम आपके आँख के सामने आपके कॉपी में है, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले बताना कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा। तो मैं बोलता हूँ F बराबर माइनस ई। अब ये कहाँ से आया सर, माइनस, F इजिकल टू क्यू ई होता है, क्यू का प्लेस में E, क्योंकि E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव क्यों, माइनस है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन भी है बट चलो माइनस है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो F इजिकल टू क्यू। अब बताओ जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट हुआ, इसी फोर्स के कारण उसने चलना स्टार्ट किया, फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया, किधर, फोर्स कौन लगाया, पॉजिटिव चार्ज गया, फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया, किधर चलना स्टार्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, मीन्स एसलेरेशन। देखिए तो एसलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन का एसलेरेशन का बात करें तो देखो क्या होगा, A इज इक्वल टू वो हो जाएगा F/m। कहाँ से सर फार्मूला ये कहाँ से आया, तो न्यूटन का सेकंड लॉज ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, वहाँ से ये फार्मूला मिला, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ से, A इज इक्वल टू F का वैल्यू माइनस E/m, ये इक्वेशन 2 में कर देता हूँ, मतलब F का वैल्यू यहाँ से मैं रख देता हूँ। आ रही बात समझ में। अब क्या है
कि जो इलेक्ट्रॉन और आयन कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद चलना स्टार्ट किया तो एक्सेलरेशन मिला। अब जिस स्पीड से चलेगा वो एवरेज स्पीड होगा, वो फाइनल स्पीड होगा। तो क्या लिखते हैं, देखो द एवरेज स्पीड, द एवरेज वेलोसिटी या स्पीड जो बोलो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एवरेज वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का किधर, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसी को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, यानी जो एवरेज स्पीड आ रहा इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसको v इक्वल टू हम जानते हैं u प्लस at होता है, मालूम है ना, v इक्वल टू u प्लस at ऐसा होता है, पढ़े हम लोग। अब v को अगर हम एवरेज बोले तो ये ड्रिफ्ट है, ये तो एवरेज है ही, तो a और टाइम को देखो यहाँ ऐसे t जो हमने लिखा था पहले वो राइट था, रॉन्ग नहीं था, वैसे लिखते, बट यहाँ पर जो t को हम लोग कंसीडर करते ना, वो टॉर्क वाला जो साइन पढ़े थे ना, टॉ, ऐसा t को लेते हैं। कुछ स्पेशल, क्यों स्पेशल, इसलिए स्पेशल कि ये जो टक्कर होता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन का एटम और आयन से, ये टक्कर बहुत कम समय का होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड। उस जो टाइम है उसका भी एक नया नाम है रिलैक्सेशन टाइम, अभी बाद में लिखवाते हैं। तो Vd इज इक्वल टू यू प्लस at। अब देखो Vd इज इक्वल टू u हो गया 0, मतलब ये एवरेज था, ये एवरेज, इसी एवरेज को ड्रिफ्ट बोल दिया मैंने, u हो गया 0, a का वैल्यू इक्वेशन 2 से -ee/m और ये t, डैट मीन्स वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला -ee/m इंटू टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन मिल गया। आ रहा बात समझ में। अब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो माइनस का प्लस होगा, नोट कीजिए इसे आप। मैग्नीट्यूड अगर मैं ले लूँ इसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में बात करूं तो Vd मोड में होगा और ये पूरा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होगा -mmE/t, मतलब Vd इज इक्वल टू ee/m इंटू टी, जे हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो जो मैं पॉइंट बोल रहा था ना, अलग से लिखवा देता हूँ कि द टाइम in which free electrons in conductor collide, उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, अलग से है ये, या उसको बोल सकते हैं मीन फ्री टाइम। ये कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड का होता है। ये बात हम कर सकते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का एक रिलेशन करते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके लिए देखिए एक डायग्राम, हम लोग वही डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज है जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बनाए, ठीक है। अब आपको टॉपिक का स्ट्रेंथ समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक का स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके से बात हो रहा। तो ये करंट I फ्लो करेगा, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर का लेंथ L है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमने ऐसे दिखाया, वो मैं फिर दिखा देता हूँ, देखिए, और ड्रिफ्ट स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसी बातें हैं, देखिए वही डायग्राम सेम है। अब इसमें हम लोग कंसीडर वगैरह, आप देखो कंसीडर वगैरह खुद कर सकते हो। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड Vd बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड Vd बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लैंग्वेज कॉमन रहेगा इस टाइप का डायग्राम में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे रिलेशन हम फाइंड करते हैं, लिखते हैं लेट n बी द, देखो n क्या कंसीडर करते हो, देखो n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम,
एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब बताओ, ये पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कंडक्टर का पूरा इलेक्ट्रॉन एक बार हम फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। हमको क्या करना होगा, कंडक्टर का पूरा इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमको पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन, या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा। और पर यूनिट वॉल्यूम को फाइंड करके उसका पूरा वॉल्यूम से, मान लो हमने फाइंड किया कि 1 मीटर क्यूब में 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 मीटर क्यूब में 500 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह एन क्या है, इसको नंबर डेंसिटी, पर यूनिट आयतन को डेंसिटी बोलते हैं ना, बाय वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते। तो आप स्मॉल एन को न्यूमेरिकल में कभी कभी है नंबर डेंसिटी, न्यूमेरिकल बनेगा इधर से, बट बोला मैंने भी थ्योरी थोड़ा चलेगा। तो एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का मतलब हो गया कि नंबर डेंसिटी, ये नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी। तो अब बोलो क्या होगा, अगर मैं बोल दूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अब देखो, कंडक्टर के अंदर का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू एन ए एल। सर ये एल क्या है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन का ये, पर यूनिट वॉल्यूम का टोटल वॉल्यूम ये। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 10, तो कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम है सब 5, तो 10 बचे 50, 50। समझ गए बात, एकदम कॉमन टूटा फूटा भाषा हम समझा रहे हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, हमको मालूम है, हमको मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि सामने आप नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी सब कहानी देखा जाए, जल्द खुलेगा। तो n इक्वल टू एन इंटू ए एल, ऐसा मिल गया, n मिल गया। अब बोलते हैं टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर। अब उस कंडक्टर का टोटल चार्ज क्या होगा, तो हम लोग पढ़े Q इज इक्वल टू एन ई, मतलब एन ए एल ई, ये टोटल चार्ज मिल गया, ठीक है। रिलेशन करंट से फाइंड करना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब देखो एक लाइन लिखते हैं, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर। उस कंडक्टर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, बात समझना। कंडक्टर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, देखो कितना टाइम लगेगा। तो I इज इक्वल टू, बोलते हैं T इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है S बाई V। तो T इज इक्वल टू S बाई V, यानी S बाई V। S क्या है, डिस्टेंस, समझना बात को, समय बराबर दूरी बटा चाल वाला बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चाल चलन अच्छा रखना अपने आपको। तो T इज इक्वल टू S बाई V। एस कितना है बताओ, एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, यानी कंडक्टर का लेंथ L, समझ गया। भी क्या है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो T इज इक्वल टू हो गया L बाई VD, समझ रहे बात को। सर रिलेशन कहाँ है, एकदम जस्ट आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन आने वाला है, गर्दा रिलेशन आने वाला है। देख लो कैसे, ये डायग्राम वीडियो पॉज करके बना लेना, ये डायग्राम तो जानते हो कैसे बनेगा, फिर देखो इधर, ठीक है। Q मिल गया, T मिल गया। सर Q और T मिलता है ना, तो दिमाग में ये बात आता है कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ जा रहे हैं हम, तो करंट जो है, करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू हो गया एन ए एल ई, और T का वैल्यू हो गया L बाई वी डी, एल एल कैंसल। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। अब करंट डेंसिटी पढ़े थे, I बाई ए इज इक्वल टू जे होता है। अब कोई बोल देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कोई बात थोड़ी है, कर लेना रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो क्या करना, ये तो रिलेशन हो गया, I के नीचे ए को डाल देना है, अरे सिंपल बात है, I के नीचे ए को डाल देना, और ये क्या हो गया एन ई वी डी। अब I बाई ए क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया जे होता है ना, पढ़े ना। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी रिलेशन मिल गया है, समझ गए बात को। I बाई ए जे होता है ना, करंट पर यूनिट एरिया पढ़े थे ना, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिलेशन हुआ, इसको आप
थोड़ा सा ध्यान दें, लिखें इसे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका करंट के साथ रिलेशन ये हमने देखा। अभी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला J बराबर सिग्मा ही, फर्स्ट प्रिंसिपल से ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मोबिलिटी को डिफाइन करेंगे और मोबिलिटी डिफाइन होगा, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी का रिलेशन सारा जो कंप्लीट होगा, वहाँ से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा, फिर कलर कोड में आएंगे। तो आप इसे नोट्स करें, अच्छे से नोट बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।